तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। मैं ए प्रेस करूँगा, ये पहली भी आ गई, फिर हम बी प्रेस करूँगा, एस प्रेस करूँगा सॉरी, दूसरी आएगी, फिर डी करूँगा, वो दूसरी आ गई, फिर एफ करूँगा, वो आ गई, जी, एच पे कोई नहीं है, फिर एफ डी एस ए एस डी एफ जी। तो ये देखिए हमारा ये स्लाइडर में आ चुका है। You are watching Data of Universe. तो अब हम अपना कंट्रोल फ्लो का चैप्टर शुरू करने लगे हैं। कंट्रोल फ्लो बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल फ्लो जैसे कि इसके नाम से आपको वाज़े होना चाहिए कि कंट्रोल फ्लो, आप अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को किस फ्लो के अंदर लेके जाना चाहते हैं और किस तरह से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि इसके अंदर आपने बेसिकली लॉजिक्स बनाने हैं, लॉजिक्स बनाने और उसको किस तरह से आपने उसको रिपीट करवाना है या किस सीक्वेंस में आपने उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल फ्लो के अंदर आती हैं। बेसिकली कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर हम इसको ये इस तरह से इसकी डेफिनेशन है कि इन कंप्यूटर साइंस कंट्रोल फ्लो और फ्लो ऑफ कंट्रोल इज़ द ऑर्डर। ये एक ऑर्डर है बेसिकली जिसके अंदर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस, मतलब कोई भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट वन बाय वन और एज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शन और फंक्शंस कॉल ऑफ एन इम्पेरेटिव प्रोग्राम, यानी कि कोई भी एक इंस्ट्रक्शन या उन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया जाए कि वो एक इम्पेरेटिव प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर लें, यानी कि कोई डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर लें, उनसे कोई एक लॉजिक बन रहा हो। तो इसको हम बेसिकली कंट्रोल फ्लो कहते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, कि आपने अपने पूरे प्रोग्राम को, इस इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को किस फ्लो में आपने उसको एग्जीक्यूट कराना है और उसका आउटकम आपने क्या लेकर आना है। बेसिकली यही चीज़ होता है कंट्रोल फ्लो। इम्पेरेटिव प्रोग्राम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम है, यानी कि आपका प्रोग्राम क्या डिसीजन ले रहा है, किन सरकमस्टांसेस में उसको किस तरह का डिसीजन लेना है या किस तरह का नहीं लेना है, ये इम्पेरेटिव प्रोग्राम कहलाता है। तो बेसिकली अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। decision making statements allow the program to take the decision as which statement should be executed next। मतलब यानी कि अगर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो अब आपको आपके प्रोग्राम को ने उससे अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी है। अब ये यहाँ पर जो है ना उसका लॉजिक आ जाता है कि अगर नहीं करनी तो कौन सी करनी है, या उनको स्किप करना है तो अगली नेक्स्ट किस स्टेटमेंट पे जाना है। तो यही बेसिकली डिसीजन मेकिंग होता है कि आपने कौन सा फ़ैसला किस सीक्वेंस में कौन सा फ़ैसला लेना है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इन वन सिचुएशन एंड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इन अनदर सिचुएशन। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक सर्कमस्टांसेस में आपने एक सिचुएशन में आपने ये वाली सिचुएशन एग्जीक्यूट करनी है और अगर वो सिचुएशन अगर नहीं हो रही तो आपने कोई दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है। तो बेसिकली यही होता है डिसीजन मेकिंग। तो हम इंसान भी बेसिकली ऐसे ही फैसले करते हैं कि अगर हमें कोई सिचुएशन हमें मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम में हमें किस तरह से अपने आप को क्या फ़ैसले लेने हैं, क्या फ़ैसले नहीं लेने हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम का फ़्लो भी इसी को हम बेसिकली कंट्रोल फ्लो कहते हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को, अपने प्रोग्राम को अपने किस फ़्लो के अंदर लेके जाना है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन पाइथन यूजिंग, यानी कि पाइथन के अंदर हम जो है ना हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को इन फॉलोइंग तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें से पहला है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट वही है जैसे कि अगर ये हो जाए तो, अगर ये हो जाए तो ऐसा करना है, ठीक है। इफ़ एल स्टेटमेंट, अब इफ़ एल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर ये हो जाए तो ये करना है, अदरवाइज़ आपने कुछ और करना है। फिर इफ़ एल स्टेटमेंट, अब ये 3 तरह के हैं। इसमें भी यही है कि अगर हम इसको लिटरली देखें कि तो अगर ये हो जाए तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, अगर ऐसा नहीं हो तो आपने वैसा करना है। अदरवाइज़ तीसरी इफ़ एलिफ और एल्स, मतलब यहाँ पे 3 कंडीशंस आ सकती हैं। तीनों में से कोई भी एक एग्जीक्यूट होगी तो फिर उसके अंदर जो भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। और इसी के साथ ही हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का मुराद है मतलब इफ़ के अंदर इफ़, मतलब
एक सिचुएशन के अंदर हमें दूसरी सिचुएशन मिल जाती है, तो हमें एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे तो उसको हम इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसके साथ ही अब हम ऐसा करते हैं, अपने प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए हम सबलाइम अपना खोल लेते हैं। पिछले डेटा स्ट्रक्चर में हमने जितने भी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए थे वो जुपिटर नोटबुक में किए थे। अब हम ये कंट्रोल फ्लो का चैप्टर हम वापसी से सबलाइम टेक्स्ट में ही हम अपने प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट का हम एग्जीक्यूट कराते हैं। इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले अपनी एक कुछ फ़ाइल बनाते हैं। हम इसको फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के अंदर पाइथन स्क्रिप्ट, और यहीं पर ही मैं अपनी एक फ़ाइल रख लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ script1.py। script1.py के नाम से मैंने अपनी एक फ़ाइल सेव की है पाइथन की। अब यहाँ पे हम बेसिकली इफ़ की एग्जांपल्स करने लगे हैं, इफ़ की स्टेटमेंट की एग्जांपल्स करने लगे हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम एक नंबर लेते हैं और उसको हम यूज़र से इनपुट करवाते हैं। हम यूज़र से इनपुट करवाने के लिए हमें बेसिकली, लेकिन हम इसको रखेंगे इंटीजर। मतलब यूज़र जो है आपका वो एक इनपुट करेगा, कोई भी एक इंटीजर इंटर करेगा, ठीक है। फिर हम उसकी बिना पर हम चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन सा उसने डिजिट इंटर किया है या कौन सा नंबर उसने इंटर किया। इंटर वन नंबर, ठीक है। ये हमने एक यूज़र से हमने एक नंबर इंटर करवाया। अच्छा, ये जो है ना कोट्स में होने चाहिए, ये कोट्स के अंदर आ गया, ठीक है। हमने एक नंबर का वेरिएबल लिया, हमने उसको इंटीजर रखा और उसके अंदर हमने यूज़र से इनपुट मांग लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम एक चेक करते हैं कि यूज़र ने जो नंबर दिया, हम वही इफ़ की स्टेटमेंट लगाने लगे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ़ की स्टेटमेंट लगा रहे हैं। अगर नंबर ग्रेटर देन हो, अगर नंबर लेस देन हो, ये लेस देन का साइन है, ठीक है। अगर नंबर लेस देन हो 10 से, तो क्या करना है, तो हम क्या कर देते हैं, हम करवा देते हैं कि योर नंबर इज़ लेस देन 10, ठीक है। ये हमने एक लाइन प्रिंट करवा दी। लेकिन अच्छा, अभी हम सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो ये होगा कि इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरी कोई क्लॉज नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ यही कहेंगे कि अगर नंबर जो है वो यूज़र इंटर करेगा 10 से कम, तो ये स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर ओके योर प्रोग्राम इज़ रनिंग, ठीक है। मैंने अब ये कहा है कि अगर तो 10 से नंबर छोटा हुआ जो यूज़र इंटर करेगा, फिर तो हमें ये वाली लाइन प्रिंट होके नज़र आएगी। अगर नहीं होगी तो ये वाली लाइन तो हमें लाजमी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर 10 से कम हुआ तो ये लाइन भी हमें प्रिंट होके नज़र आएगी। तो आपको आई होप ये सिंपल सी स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि हम CMD से हम देख लेते हैं, बल्कि हम वहीं से CMD खोलते हैं जहाँ से हमारा प्रोग्राम सेव है पाइथन स्क्रिप्ट में। यहाँ से हम CMD खोल लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। हमारा प्रोग्राम है pythonscript.py। अच्छा, अब मैंने ऐसे ही अपना प्रोग्राम रन किया। अब ये देखिए, यहाँ हमसे पूछ रहा है इंटर वन प्लीज़। अच्छा, वन नंबर प्लीज़ नहीं, क्या वन नंबर, ओके, वन नंबर प्लीज़। हम इसको सेव करके फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखिए कि अब ये जैसे ही मैंने अपना प्रोग्राम रन किया यहाँ से, ठीक है, ओके, पाइथन जैसे ही मैंने अपना प्रोग्राम रन किया, ये मुझसे पूछ रहा है कि इंटर वन नंबर प्लीज़। अब यहाँ से मैंने यूज़र ने यानी कि एक नंबर इंटर करना है। कोई भी नंबर यूज़र इंटर कर दे, 10 करे, 10 से ग्रेटर देन 10 करे, लेस देन 10 करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 22 इंटर कर देता हूँ, ठीक है। 10 से बड़ा नंबर एक इंटर करता हूँ, सही है। तो अब इसके नतीजे में आपको क्या लगता है कि ये वाली लाइन अब एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 22 जो है वो 10 से ग्रेटर है,
ठीक है, हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया था कि अगर जो है नंबर 10 से कम हो, ये लेस देन का साइन है ना, मतलब यानी कि जहाँ पे इसकी नोक है ये लेस देन है, जहाँ पे इसने दोनों अपने आर्म्स ओपन किए हुए हैं ये ग्रेटर देन है। इस वक्त 10 ग्रेटर देन है नंबर से, तो ये हमारा लॉजिक है इसी तरीके से। तो अब मैंने इंटर किया 22 करके मैंने इंटर करूँगा, तो ये देखिए कि ओके योर प्रोग्राम इज़ रनिंग, ये वाली स्टेटमेंट रन हुई है, ये वाली स्टेटमेंट रन ही नहीं हुई। वो इस वजह से क्योंकि 22 नंबर 10 से ओबियसली ग्रेटर देन है। अब ऐसा करते हैं, हम फिर दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ 4 डिजिट इंटर करता हूँ। मैंने 4 इंटर किया, तो अब ये देखिए, अब ये वाली लाइन योर नंबर इज़ लेस देन 10, योर नंबर इज़ लेस देन 10, अब ये रन हो गया। और ये वाली तो ऑब्वियसली रन होना ही थी, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑर्डर में हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो ये रन होना ही थी इसने। तो आई होप आपको इस तरीके से इफ़ की स्टेटमेंट का समझ में आ गई होगी कि इफ़ की स्टेटमेंट क्या काम करती है। इफ़ की स्टेटमेंट के साथ आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, कोई भी आप यूज़र से इनपुट मांग सकते हैं, या आप डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चीज़ को अगर करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इफ़ की एक और एग्ज़ाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो अभी हम इफ़ की एक और एग्जांपल करते हैं हम इफ़ स्टेटमेंट की, और हम इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए से हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इमेज स्लाइडर, उसका नाम रखते हैं इमेज स्लाइडर। तो हम कुछ इस तरीके से हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कुछ इमेजेस लेंगे और उनको हम बटन प्रेस करने पे उन इमेज को स्लाइड करवा के हम लेकर आएंगे स्क्रीन पे। क्योंकि वो पाइथन मैंने आपको बताया था एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप डेटा साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, इस सब चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं पाइथन को। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, डेस्कटॉप इमेज स्लाइडर हम पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से बनाते हैं। तो ये जहाँ मैंने अपनी फ़ाइल रखी हुई है script1.py, इसी फ़ोल्डर के अंदर मैंने एक और फ़ोल्डर बनाया है इमेजेस, और मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस रखी हैं, और ये मैं इन 0 1 2 3 4 मैंने इन इमेजेस का नाम दिया है 0, और ये JPG की एक्सटेंशन है इनकी, इन इमेजेस की JPG की एक्सटेंशन है, और ये इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर रखी है, बिल्कुल वहीं पर जहाँ मेरी ये script.py की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो हम ऐसा करते हैं कि अब हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, पाइथन की डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज़, मॉड्यूल्स हैं, ऐसे मॉड्यूल्स हैं पाइथन में जो आपको क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्क्रैच से बिल्कुल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी पाइथन में बिल्ट इन है, और आपने सिर्फ इनको यूज़ करना है कोई भी डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो जिस तरह पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है tkinter, तो ये लाइब्रेरी ऐसे है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है पाइथन में। तो ये लाइब्रेरी tkinter लाइब्रेरी बेसिकली क्या करती है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाती है। जिस तरीके से आपने कोई भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनानी हो, कोई प्लेयर बनाना हो, गेम बनानी हो, या कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपने ऐसा देना हो, यूज़र से आपने इनपुट लेना हो, कोई भी ऐसी API बनाने के लिए आपको ये लाइब्रेरी पाइथन के अंदर लाजमी यूज़ करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि आपको स्क्रैच से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस लाइब्रेरी के ज़रिए आप अपना कोड आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी होती है पाइथन में जिसे हम पिलो की लाइब्रेरी बोलते हैं, वो इमेजेस वगैरह के लिए यूज़ होती है। तो ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये आपके पास इंस्टॉल है कि नहीं। अब मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने पिलो की लाइब्रेरी किस तरीके से इंस्टॉल करनी है अपने पीसी में।
तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये देखिए, मैंने पिप लिस्ट करके लिखा और ये मेरे पास तमाम लाइब्रेरीज़ आ गई जो ऑलरेडी मेरे पीसी में इंस्टॉल हैं। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं होगी तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यही करना है कि पिप इंस्टॉल पिलो करना है। पिप इंस्टॉल पिलो करके आप इंटर करेंगे तो ये आपके पास अपने आप आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो मुझे बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो आपके पास इंस्टॉलिंग का इसका सारा प्रोसेस पूरा होगा और ये आपके पीसी में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने क्योंकि PIL के नाम से इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। मैंने क्योंकि इमेजेस यूज़ करनी, अच्छा ये पिलो जो है ये सिर्फ इमेजेस वगैरह के लिए यूज़ होती है कि आपने इमेज को कैसे शो करवाना है, किस तरह से आपने इमेज को प्रोसेस करना है, उसके ऊपर कौन कौन सी आपने एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हमारा सिर्फ काम ये है कि हमने एक एप्लीकेशन बनानी है इमेज स्लाइडर के तौर पे। तो हम क्या करते हैं कि हम फ्रॉम PIL हमें उसमें से 2 फंक्शंस इंपोर्ट करने हैं जो कि हमारी ज़रूरत है फ़िलहाल हमारे कोड में। तो हमने किया PIL में से हमें इंपोर्ट करना है एक तो इमेज TK जो कि हमें ज़रूरत है और एक हमें इमेज। ये 2 चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली हैं। एक हमने tkinter लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, वो किस लिए किया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये PIL में से हमने इमेज TK और इमेज क्यों इंपोर्ट की ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी एक विंडो बनाते हैं। जिस तरीके से ये एक विंडो है, विंडो का साइज़ है जिस तरीके से हमारे ये कोई भी एप्लीकेशन हो उसका एक विंडो का साइज़ होता है। जिस तरीके से हमारा ये सबलाइम टेक्स्ट है इसका भी एक साइज़ है, पावर पॉइंट है इसका भी एक साइज़ है। तो हम एक विंडो अपनी स्क्रीन पर लेके आना चाहते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उसको TK का फंक्शन, जो भी आपने विंडो बनानी हो स्क्रीन के ऊपर, वो TK के फंक्शन के ज़रिए से वो TK के फंक्शन के ज़रिए से वो बेसिकली इंपोर्ट होती है। ये TK जो है ये tkinter के अंदर से आ रहा है क्योंकि हमने फ्रॉम tkinter इंपोर्ट स्टार के लिखा है। तो अब हम डायरेक्ट इसको TK करके इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ स्टार ना लगाते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने tkinter के अंदर से हमने तमाम उसके फंक्शन जितने भी हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम वो डायरेक्ट फंक्शन का नाम लेके इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर लेकिन मैं इस तरह लिखता, इंपोर्ट tkinter करके लिखता, तो फिर मैं ये TK मेरा काम नहीं करता। मुझे क्या करना पड़ना था, मुझे लिखना था tkinter.tk। मुझे इस तरह करके लिखता है क्योंकि मैंने इंपोर्ट tkinter किया कि इसके नाम से। तो फिर मैं यहाँ लिखता है कि tkinter और फिर डॉट लगा के उसके अंदर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो इंपोर्ट करता। लेकिन क्योंकि मैंने स्टार लगा के इंपोर्ट किया है तो स्टार लगाने का मकसद ये है कि मैं डायरेक्टली tkinter के अंदर के उसकी कोई भी फंक्शन उसका नाम लेके उसको कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने उस फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है TK और उसको मैंने एक विंडो के वेरिएबल के अंदर रख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं वो विंडो अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा, ये इसको कॉल करने का तरीका ये है कि मैंने इस फंक्शन के अंदर एक मेन लूप का एक फ़ंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करता है, ये आपकी स्क्रीन पर एक विंडो क्रिएट कर देता है। मैं अभी आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ क्योंकि ये हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपने TK के फंक्शन को कॉल किया और फिर उस फंक्शन के अंदर आपने जब भी आपने कोई कोड लिखना है तो वो कोड आपके उस डेस्कटॉप के मेन विंडो के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल आपको ऐसा करता हूँ, पहले रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको साथ के साथ समझ भी आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। script1.py, ये देखिए ये हमारे सामने एक विंडो जनरेट होके आ गई है। ये एक विंडो है, ये हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से रन हुई है और ये जो है इस वक्त ये हमारा प्रोग्राम है। बेसिकली ये हमारा कोड है।
ये जो हमने कोड लिखा है ये इसी के ज़रिए से ये एक विंडो जनरेट हुई है। हमने टीके का फंक्शन लिखा था और हमने उस विंडो के वेरिएबल के अंदर लिख रखा और फिर हमने विंडो डॉट मेन लूप के ज़रिए से हमने उसको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब कि हमने उस विंडो को अपनी स्क्रीन पर लेकर आ गए, एग्जीक्यूट लेकर आ गए। अब हम जो भी कोड लिखेंगे वो इस विंडो के फंक्शन के अंदर और इस लूप के दरमियान में लिखेंगे। हम आउटसाइड लूप नहीं लिख सकते, मतलब हम यहाँ नहीं लिखेंगे। हम जो भी लिखेंगे अब हम यहाँ पर ही लिखेंगे, मतलब इन बिटवीन दिस लाइन और दिस लाइन, इन दोनों लाइनों के दरमियान हमने अपना कोड लिखना है। वो इस वजह से क्योंकि हमने इसके अंदर हमने कोड लेकर आना है, इस विंडो के अंदर हमने कोड लेकर आना है, इस वजह से हमने इन दोनों लाइनों के दरमियान में कोड लिखना है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से हमारी विंडो आ गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको एक नेम देता हूँ, जिस तरह यहाँ सिर्फ टीके लिखा हुआ है, और ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको ये जो लोगो है मैं इसको भी हटा देता हूँ और मैं इसका साइज़ भी फिक्स्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये देखिए अभी इसका साइज़ फिक्स नहीं है। जब ये स्टार्ट होता है तो इसका साइज़ इतना होता है अपने डिफ़ॉल्ट तौर पे, तो हम इसका साइज़ भी अपने तरीके से दे सकते हैं। हम जो मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ है हम इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि यूज़र को हम ये फ़ीचर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, जो हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम ये फ़ीचर देना चाहते हैं कि वो मैक्सिमाइज़ कर सके या ना कर सके, मिनिमाइज़ कर सके या ना कर सके, या एक फ़िक्स्ड इसका साइज़ रख दें ताकि जो है यूज़र जो है वो इसका साइज़ चेंज ना कर सके। तो बहरहाल आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये टीकिंटर की लाइब्रेरी जो है वो एक एप्लीकेशन API बनाने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाने के लिए, यानी कि डेस्कटॉप API है ये एक। तो बहरहाल अब मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, अपना कोड अब स्टार्ट करते हैं हमने, क्योंकि एक इमेज स्लाइडर बनाना है। तो लेकिन सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि उसका टाइटल मैं दे देता हूँ, उसका टाइटल दे देता हूँ डेटा ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये उसका टाइटल आ गया और मैं उसका विंडो डॉट रीसाइजेबल, ठीक है, ये मैं उसका कर देता हूँ फॉल्स। एक्स की डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फॉल्स कर देता हूँ और वाई डायरेक्शन में भी फॉल्स कर देता हूँ। मतलब यानी कि उसका जो साइज़ है, जिस तरह ये CMD का साइज़ है, ये अभी ये एक्स डायरेक्शन है इसकी, मैंने यहाँ देखिए एक्स डायरेक्शन में मैंने फॉल्स कर दिया और मैंने ये इसकी वाई डायरेक्शन में भी फॉल्स कर दिया ना। वो इस तरफ से मैं उसको यूज़र को इजाज़त दूंगा कि वो सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करे एक्स डायरेक्शन में, ना वाई डायरेक्शन में एक्सटेंड करे। तो और मैं उसका आइकॉन मैं उसका दे देता हूँ आइकॉन बिटमैप। आइकॉन बिटमैप का एक फंक्शन है जो उसका आइकॉन चेंज कर देता है। अब उसका आइकॉन कहाँ रखा हुआ है, उसका आइकॉन मैंने रखा हुआ है इसी इमेज के अंदर, मैंने ये आइकॉन रखा हुआ है DOU, और इसकी एक्सटेंशन है इसकी एक्सटेंशन है ICO, मतलब आइकॉन है ये एक। ठीक है, तो अब मैं इसको पाथ देने के लिए मैं, अब क्योंकि यहाँ मेरी कोड की फ़ाइल रखी हुई है, मैं पहले इस फोल्डर का पाथ दूंगा और उस फोल्डर का पाथ देने के बाद मैं इस फाइल का नेम दूंगा। तो क्योंकि मैंने आइकॉन प्रोवाइड करना है अब इसको, तो मेरे फाइल का नाम है DOU.ICO। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, सेव कर देता हूँ और अब मैं अपने प्रोग्राम को फिर से रन करके देखता हूँ कि इसको टाइटल मिल चुका है और इसको आइकॉन भी मिल चुका है कि नहीं। अच्छा, DOU.ICO नॉट डिफाइंड, ओह सॉरी, मैंने असल में यहाँ देखिए मैं यही गलती कर बैठा हूँ जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था पहले, कि मैंने इस इमेज का फ़ोल्डर का पाथ नहीं दिया। अब मुझे अपने इमेज के फ़ोल्डर का पाथ भी देना है। वो फ़ोल्डर का पाथ देने के लिए हमने क्या करना है, इमेजेस लिखा है, इमेजेस मतलब इस फोल्डर का नाम, इस फोल्डर का नाम, फिर स्लैश लिखा, ये देखिए इमेजेस जो कि इस फोल्डर का नेम है, फिर मैंने स्लैश लिखा, स्लैश मतलब पहले इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर का नेम, स्लैश मतलब यानी कि इस फोल्डर के अंदर जाओ और फिर इस फोल्डर के अंदर जाके DOU.ICO की एक फ़ाइल पड़ी होगी, DOU.ICO की एक फ़ाइल पड़ी होगी, उसको एज अ आइकॉन आपने सेट कर देना है जो उस विंडो पे। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम सेव करता हूँ, मैंने फोल्डर का पाथ दे दिया, मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये देखिए
हमने इसको एक्स और वाई की डायरेक्शन में हमने एक्सटेंड करने का नहीं कहा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको एक साइज़ भी दे देते हैं। हम इसको एक साइज़ दे देते हैं। क्या साइज़ देंगे हम इसको? हम ऐसा करते हैं, इसको विंडो डॉट जियोमेट्री कर देते हैं। विंडो डॉट जियोमेट्री करके हम इसको साइज़ दे देते हैं 800 एक्स की डायरेक्शन में कर देते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 500 हम इसकी हाइट कर देते हैं। मतलब ये हमने इसकी हाइट कर दी 800 और विड्थ कर दी हमने विड्थ कर दी हमने इसकी 800, हाइट कर दी हमने इसकी 500। चेक कर लेते हैं हम इसको, एक ऐसा काम करते हैं, इसको हम क्लोज़ करके फिर से हम इसको करते हैं। ये देखिए, अब इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ हो चुका है। अब मैं ना इसको बढ़ा सकता हूँ ना मैं इसको घटा सकता हूँ, सिर्फ मिनिमाइज़ कर सकता हूँ इसको। लेकिन इसका ये वाला जो है हमने क्योंकि हमने फॉल्स रखा हुआ है ना एक्स की डायरेक्शन में ना वाई की डायरेक्शन में, तो हम इसको ना मिनिमाइज़ ना इसका साइज़ हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 800 मल्टीप्लाई बाय 500 ही रहेगा। और ये देखिए, यहाँ हमने इसका टाइटल दिया डेटा ऑफ यूनिवर्स, और ये हमने इसका आइकॉन दे दिया, जो आइकॉन हमने यहाँ पे इमेजेस में ये सेट करके रखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे ये इसका आइकॉन भी आ चुका है। ये हमारा इस वक्त प्रोग्राम रन हो चुका है। ये हमारी एक विंडो है। अब हमने इसके दरमियान अपने इमेजेस को स्लाइड करवाना है। तो क्योंकि हम अभी इफ़ की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इफ़ की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम, तो हम इफ़ की स्टेटमेंट की सिर्फ हम सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट उसके अंदर यूज़ करेंगे, और हम यूज़र से इनपुट मांगेंगे। बटन के ज़रिए से हम इनपुट मांगेंगे कि मतलब यूज़र एक बटन प्रेस करेगा और फिर विंडो स्लाइड होके आ जाएगी पहले ही, फिर दूसरा बटन प्रेस करेगा, फिर दूसरी विंडो आ जाएगी, इस तरीके से। तो हम चलते अभी अपना प्रोग्राम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। हमने क्योंकि इफ़ की स्टेटमेंट बनानी है, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये कोड जितना भी लिखा है ये सिर्फ हमने इसलिए लिखा है कि हमारी ये विंडो बन के तैयार होकर सामने आ जाए। अभी ये वर्किंग में है, विंडो सामने आ चुकी है। अभी इसके दरमियान हमने एक स्लाइडर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है कि हमने ये कोड लिखा है जिसके अंदर हमने टीके का फंक्शन लिया, टिक इंटर में से विंडो के वेरिएबल को असाइन किया, उसके ज़रिए से हमने उसको टाइटल दिया, उसका रिसाइजेबल हमने उसका एक्स और वाई की डायरेक्शन में फॉल्स किया, हमने उसका आइकॉन सेट किया, और हमने उसकी एक फिक्स्ड हमने उसका साइज़ भी दे दिया, और हमने उस विंडो को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने उसकी फंक्शन की कमांड भी दे दी। तो अब आगे हमने जो भी इमेज स्लाइडर का कोड लिखना है वो हमने इन बिटवीन दिस लाइन और दिस लाइन करना है। तो अब चलिए हम ऐसा करते हैं, अब हम अपने इमेजेस को इंपोर्ट कराते हैं। इमेजेस को हम इस अपने कोड के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करके हमने अपना प्रोग्राम बनाना है। तो हम ऐसा ही करेंगे, सिर्फ हम इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो इमेजेस हैं, जो कि मैंने अभी आपको इमेजेस दिखाई थी, ये वाली जो भी जितनी भी इमेज हैं, हमने अपने कोड के दरमियान उसको लेकर आनी है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इमेज और इमेज टीके की ये दो हमने जो फंक्शनैलिटीज़ हमने पिलो की लाइब्रेरीज़ में से यूज़ करनी है। अब हम इनको यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी इमेजेस के नाम दे देंगे, ताकि इमेज ज़ीरो से मुराद हमने जो पहली हमारी इमेज होगी ये वाली, हमने इसको इंपोर्ट करना है। हमने एक इमेज ज़ीरो का वेरिएबल लिया, और अब इमेज ज़ीरो के वेरिएबल के अंदर हमने क्या करना है, इमेज टीके का हमने जो ये एक फंक्शन है जो पिलो की लाइब्रेरी के अंदर से हमने इसको यूज़ करना है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने करना है कि इमेज टीके डॉट इमेज फ़ोटो। अब इसके ज़रिए हमने क्या करना है कि हमने करना है कि इमेज डॉट ओपन, ठीक है। अब इमेज डॉट ओपन, ये मैं आप कोड लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा आपको, पहले मैं ये कोड कंप्लीट कर लूँ। अगर कोई गलती होगी तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। इमेजेस के फोल्डर के अंदर और 0.jpg, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है। मॉड्यूल पी आई इमेज है, नो एट्रीब्यूट इमेज फ़ोटो। अच्छा, ये इमेज फ़ोटो है, ये फ़ोटो इमेज है,
फ़ोटो इमेज है आई थिंक, हाँ ठीक है, फ़ोटो इमेज है। अच्छा, तो हमारा ये एक कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने इसको और कॉपी कर लेना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपनी जो जो हमारे 4 इमेजेस हैं, 0 1 2 3 4, एक्चुअली ये 5 बनती हैं। 5 इमेजेस जो हैं हमने 0 से लेके 4 तक हमने इनको बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही इंपोर्ट किया है। हमने क्या किया है कि इमेज टीके का फंक्शन लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा फ़ोटो इमेज का एक फ़ंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कि जब भी हमने फंक्शन को कोई इमेज उठानी हो किसी जगह से, किसी पाथ से, हमने कोई पाथ दे के उस इमेज को उठाना हो। वो पाथ हमारा है, ये हमारा पाथ है, ठीक है। यानी कि हम इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर, जहाँ हमारी ये फ़ाइल पड़ी है उसके साथ ही एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है इमेजेस के नाम से, और वहाँ पर उसके अंदर जो हैं ये तस्वीरें पड़ी हुई हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है। तो अब हमने उनको पाथ दे दिया है। इसी तरीके से हमने तमाम फ़ोटोज़ का पाथ दे दिया जो भी हमने यूज़ करवानी है, 0 1 2 3 4.jpg के हिसाब से, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमें एक फ़ंक्शन बनाना होगा। फ़ंक्शन क्यों बनाना होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उस फंक्शन का हम नाम दे देते हैं की प्रेस्ड, की प्रेस्ड, और इसको हमने एक इवेंट का हमने इसको पैरामीटर दे देना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, वो मैं इस वजह से क्योंकि मैं अभी इस फंक्शन के अंदर हमने इफ़ की स्टेटमेंट लिखनी है। पास क्या होता है, वैसे ये पास इसलिए लिखा जाता है कि जब भी अपने कोई फंक्शन लिखना हो, लेकिन फ़िलहाल जब हम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हों, जब एंड का कोड जो भी हमने लिखना होगा वो इसके अंदर लिखेंगे। तो फ़िलहाल हम इसको एज अ पास के तौर पर हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि जब भी हमने कंप्लीट करना हो कोड तो हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी और, क्योंकि अगर हम पास नहीं लिखेंगे तो वो यही बोलेगा कि भाई आपका फंक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है। तो हम पास लिख देते हैं कि हम इसको बाद में फिर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि अब हमने एक अपने कीबोर्ड को बाइंड करना है इस फंक्शन के साथ। और कीबोर्ड को बाइंड इसलिए करना है क्योंकि जब भी की प्रेस्ड होगा कीबोर्ड का, तो फिर वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, वो हमें ये करना है कि भाई वो हमें इमेज स्लाइड के तौर पे हमने अपने कोड को सेट करना है। तो बहरहाल अब हमने क्या करना है कि हमने इमेज डॉट बाइंड यूज़ करना है। इमेज डॉट बाइंड बेसिकली ये हम टिकिंटर से ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये पिलो का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है टिकिंटर का, ठीक है। टिकिंटर का ही फंक्शन है। ये क्या करता है, ये की को बाइंड कर देता है इस फंक्शन के साथ। वो ऐसे बाइंड करता है कि आपने क्या करना है, आपने जो हमने क्योंकि कोई भी की लेना है, वैसे तो आप यहाँ पर की का नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट, राइट, या कोई भी नेम दे सकते हैं। हम ओवरऑल जनरल टर्म में हम की ले लेते हैं कि हम कोई भी की प्रेस करेंगे, कैरेक्टर की ABCD अल्फ़ाबेटिकल कोई भी एक कैरेक्टर होगा तो हम उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम उस फंक्शन का नेम दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने बाइंड कर दिया है, हमने बाइंड कर दिया इस फंक्शन को हमारे कीबोर्ड के साथ, और ये हमारी वो उस विंडो के साथ ऊपर बाइंड कर देगा कि जब भी हमारी विंडो के ऊपर कोई भी बटन प्रेस होगा तो वो उस फंक्शन को कॉल करेगा और उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो को एग्जीक्यूट करेगा। तो फ़िलहाल हम इसको सेव करके हम चेक करते हैं कि यहाँ तक कोई एरर तो नहीं है। हम इसको चेक करके देखते हैं, नहीं, फ़िलहाल कोई भी एरर नहीं है, अब तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा मेन इफ़ की स्टेटमेंट शुरू होगी। जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी हमने उनको तकरीबन पूरा कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कोड में, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहरहाल अब हमने क्योंकि सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो हम सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ना हम लूप्स यूज़ करेंगे, ना हम इफ़ एल्स यूज़ करेंगे, ना नेस्टेड लूप या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल रखेंगे इसको। तो चलिए अब हमारा मेन जो हम पढ़ रहे थे
हम वो कोडिंग अब शुरू करते हैं। हमने क्योंकि अब इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो हम क्या लिखेंगे कि इफ़ हमने यहाँ पर इवेंट का पैरामीटर दिया है, अब हम इवेंट के पैरामीटर देंगे और हम क्या कहेंगे कि इवेंट डॉट CHAR कार करेक्टर, ठीक है, हमने कोई भी करेक्टर लेना है यहाँ से, इवेंट डॉट करेक्टर इक्वल टू कौन सा, ए। हमने कहना है कि भाई हम जब भी हमारा ए प्रेस हो, ए, ठीक है, जब भी ए प्रेस हो तो क्या करो, जब भी ए प्रेस हो तो क्या करो, तो फिर हमने ये करना है कि एक लेबल का फंक्शन उठाना है, लेबल का फंक्शन लेना है हमने यहाँ से टिक इंटर से ही, ठीक है। ये हम छोटे लेबल में लेके लेबल का फंक्शन हम यहाँ से उठाते हैं। अब ये क्या करता है कि हमने उस विंडो को, जो हमारी विंडो है, यहाँ से हमने इसको इसके दरमियान में असाइन किया, इसके अंदर डाला, ठीक है। अब हमने इसको इमेज देना है ये इसके पैरामीटर्स में से है कि हमने जो हमारी विंडो थी, हमारी जो विंडो इस तरह की थी अभी आई थी एग्जीक्यूट करने के बाद, उसके अंदर हमने इमेज शो करवानी है, ठीक है। तो हमने उसके अंदर इमेज शो करवानी है, तो इसका पैरामीटर है इमेज। हमने उस विंडो का नाम दिया इस लेबल के अंदर और उस विंडो को रखा, और फिर हमने उस इमेज रखना है, कौन सी इमेज, इमेज नंबर 0, ठीक है। हमने इमेज नंबर 0 को, तो ये लेबल का फंक्शन क्या करता है, और लेबल का फंक्शन ये करेगा कि उस विंडो को हमारे सामने लेके आएगा, यानी कि विंडो ओपन होगी, जब भी ए प्रेस होगा वो विंडो हमारे सामने आएगी और उस विंडो के अंदर एक इमेज शो होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये यही करता है। और हमने इस लेबल को, जो हमारे पास लेबल है, इसको हम एक ग्रिड की सिचुएशन में ले आते हैं। ग्रिड की सिचुएशन से मुराद मतलब ये है कि एक बिल्कुल एक पैक की सिचुएशन होगी, जिस तरह से ये हमारे पास है, ये देखिए, ये हमारे पास जो सबलाइम टेक्स्ट है इस वक्त, ये एक एज अ ग्रिड की सिचुएशन में है, मतलब यहाँ से इस कोने से शुरू होके इस कोने तक, फिर ऐसे बिल्कुल हमने एक ग्रिड की सिचुएशन इसको लेकर आए हैं। तो बहरहाल ग्रिड की सिचुएशन भी यही करती है कि हमने उसको उसके अंदर हमने कितने रोज़ और कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। अब हम ग्रिड की सिचुएशन में उसको ला के हमने उसके अंदर रो कर देनी है 0 रो होगी, कॉलम कौन सा होगा उसके अंदर, COLUMN, कॉलम रख देते हैं 0, और कॉलम स्पैन, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। कॉलम स्पैन कर देते हैं हम 3, तो हमने लेबल को कर दिया 3। हम ऐसा करते हैं, अब चेक करते हैं कि हमारा कोड वर्किंग में है कि नहीं है, हमारा कोड वर्किंग में है कि नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह वर्क करेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ आ गया, अभी मैंने कुछ प्रेस नहीं किया, अब मैं ऐसा करता हूँ कि ए प्रेस करता हूँ, ये देखिए, वाह गुड, ये हमारा सॉफ्टवेयर वर्किंग में आ चुका है। मैंने ए प्रेस किया और ये हमारे पास विंडो अपने आप आ गई है। तो अभी हमें पता नहीं चल रहा कि मैंने बटन प्रेस किया कि नहीं किया। ऐसा करते हैं कि हम इसके साथ ही साथ, ताकि आप लोगों भी इसका थोड़ा फील तो आएगे, हमने बटन प्रेस किया भी है कि नहीं किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए बटन इज प्रेस्ड। अच्छा, स्मॉल ए है, कैपिटल ए नहीं है। ए बटन इज प्रेस्ड है, ए की इज प्रेस्ड है, ए की कर देते हैं, ए की इज प्रेस्ड, ठीक है। अब जब भी मैं दबाऊंगा तो वो बैक एंड पे, यानी कि जो प्रोसेसर में है, क्योंकि जो भी यूज़र होता है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक, यूट्यूब, गूगल या कहीं भी जो भी यूज़र होता है हमारा, जब भी वो कुछ टाइपिंग कर रहा होता है, वहाँ पे कमेंट लिख रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है, तो एक तो चीज़ वो होती है जो सिर्फ सामने आपके शो हो रही होती है, लेकिन एक बैक एंड पे भी तो प्रोसेस हो रहा है कहीं ना कहीं, बैक एंड पे प्रोसेसर में भी तो वो कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रहा है। तो अब वो क्योंकि CMD पे होता है, अब CMD पे मुराद कहने का ये है कि हम फ़िलहाल, मैं कहने का मकसद मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि हमें शो हो के जब भी कोई बटन प्रेस हो रहा हो तो हमें बैक एंड पे पता चले कि शो भी हो कि आइदर इट इज़ प्रेस्ड और नॉट। तो बहरहाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ वैसे ही, ताकि सही से एक्सप्लेन हमें हो आ जाए। तो ये देखिए, अब मैं जब भी ए प्रेस करूँगा तो ये CMD पे आप नज़र डालिएगा कि मैंने ए प्रेस किया, ये देखिए। अब ये देखिए, मैं जब भी ए प्रेस कर रहा हूँ तो वो लिखा आ रहा है कि ए की इज़ प्रेस्ड, ए की इज़ प्रेस्ड, ए की इज़ प्रेस्ड। तो
अब इसी तरीके से हम अपना बाकी कोड लिखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ क्या इफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसी को ही ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास कितनी फ़ोटोज़ हैं, 0 1 2 3 4, ये 0 यानी कि A, फिर इसको कर देते हैं हम B, इसको कर दे ना सॉरी B नहीं करेंगे हम, A के साथ S होता है, फिर S के बाद D के बाद फिर इसको कर देते हैं F और इसको कर देते हैं हम G। ठीक है। अच्छा, जब भी S प्रेस होगा तो फिर कौन सी इमेज सामने आएगी हमारे, 1। ओके, क्योंकि 1 में ये देखिए 1 में कौन सी है, दूसरी वाली इमेज है। आपको ये समझ में आ गई होगी कि मैंने पहले इनको तरतीब से रखा था, इमेज 0, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। अब जब भी मैं A प्रेस करूँगा तो यहाँ से इमेज 0 कॉल होगी जो कि ये है, फिर B पर S प्रेस करूँगा तो इमेज 1 कॉल होगी जो कि ये है। ठीक है। अब मैं जब भी D कॉल करूँगा तो D कहाँ है, ये, तो यहाँ से इमेज 2, फिर इमेज 3, फिर इमेज 4। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी हम कोई बटन प्रेस करेंगे जैसे कि A, S, D, F और G, अच्छा तो हमें यहाँ प्रिंट में भी चेंज करना पड़ेगा। A प्रेस्ड, S कीज़ प्रेस्ड, D कीज़ प्रेस्ड, F कीज़ प्रेस्ड और G की इज़ प्रेस्ड। हम इसको सेव करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। मैं A प्रेस करूँगा, ये पहली भी आ गई, फिर हम B प्रेस करूँगा, S प्रेस करूँगा सॉरी, दूसरी आएगी, फिर D करूँगा, वो दूसरी आ गई, फिर F करूँगा, वो आ गई, G, H पे कोई नहीं है, फिर F, D, S, A, S, D, F, G। तो ये देखिए हमारा ये स्लाइडर वर्किंग में आ चुका है। ये हमने एक बिल्कुल ही सिंपल प्रोग्राम रन किया है। आई होप इस कोड में आपको कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है जिसके अंदर हमने टिकिंटर की लाइब्रेरी यूज़ की है। उसके अलावा हमने पिलो की लाइब्रेरी यूज़ की है इमेजेस को, इमेज का पाथ और इमेज को शो करवाने के लिए। और हमने सिंपल सी इवेंट को बाइंडिंग किया है अपने विंडो के साथ, और हमने इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ किया। तो आई होप आप लोगों को ये इफ़ की स्टेटमेंट समझ में आई होगी कंट्रोल फ्लो की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लॉजिक्स बनाने में, क्योंकि अभी तो ये एक बेसिक है। आगे जाके जब ये लूप्स के साथ यूज़ होगा तो फिर इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे साथ के साथ ही।